लम्से जाना किस नंबर 32। अस्कलम लाइबा खान। ओहो मौजला, क्या हो गया यार, अब तो तुम्हारी आप ही आ गई है ना, तो अब रोने का क्या फ़ायदा, खुशी खुशी मिलो ना। अनाया ने मौजला से कहा तो मौजला ने भी अपने आंसुओं को साफ़ किया था और बग़ैर ज़रम की तरफ देखते हुए अपनी आप ही से कहा था कि वो मैंने शॉपिंग की थी, बस ड्रेस बहुत ज़्यादा तंग था तो इसीलिए मैंने ये पहन लिया। मौजला ने बग़ैर ज़रम की तरफ देखते हुए ओरजला को जवाब दिया था। तो ज़रम का गिल्ट और भी ज़्यादा हो गया था। सबके सामने इसने झूठ बोला सिर्फ इसलिए ताकि इसकी अपनी और बाकी लोगों के सामने इसकी इमेज ख़राब ना हो जाए। चलो कोई बात नहीं, कल न्यू कपड़े पहन लेना, ठीक है। औजला ने इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा तो मौजला ने भी हाँ में सर हिलाया था। जाओ अब जल्दी से जाकर मेकअप कर लो ताकि फिर सब नीचे चलें। जरीश ने मौजला की तरफ देखते हुए कहा तो मौजला ने नफ़ी में सर हिलाया था। मुझे बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना, नीचे चलते हैं, वैसे भी देर हो रही है, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। मौजला ने आंखों से आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए कहा, जिसकी वजह से पहले से सुर्ख हुआ चेहरा मज़ीद सुर्ख हो गया था। क्यों नहीं करना मेकअप मेरी जान, लिपस्टिक तो लगा लो सिर्फ, और इतनी ज़ोर से साफ़ क्यों कर रही हो, चोट लग जाएगी तुम्हें। औरजला ने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा था। नहीं ना आपी, मेरा दिल नहीं है, प्लीज़ नीचे चले, मौजला ने रूहान से होते लहजे में कहा। तो मज़ीद वो रोए नहीं, इसीलिए सब नीचे की तरफ चले गए थे। ज़रम की नज़रें तो मौजला पर ही टिकी हुई थी। मौजला की रोई रोई सूजी हुई आंखों को देखकर ज़रम का अपना दिल अंदर से वीरान सा हो गया था। वो जो खुश था कि इसकी बहन अपने घर की होने जा रही है, अब हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा इसके अंदर फैल गया था। अपनी बीवी को वो नाराज़ कर बैठा था, और नाराज़गी भी ऐसी कि वो इसकी तरफ देख तक नहीं पा रही थी। अब वो उसे कैसे मनाएगा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। सरम ने बेचैनी से अपनी गर्दन को रब करते हुए सोचा था और साथ ही वो बाहर लॉन की तरफ इन सब के पीछे ही निकल पड़ा था। मेहंदी का फंक्शन खानज़ादा हवेली में इस वक्त उरूज पर था। अभी मेहंदी की रस्म स्टार्ट नहीं हुई थी और बस होने ही वाली थी, क्योंकि अभी तक दूल्हे राजा का कोई अता पता ही नहीं था। वैसे तो बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, बहुत सारे क्या बल्कि पूरे सवात को ही इनवाइट किया गया था, और लॉन के बिल्कुल दरमियान में पार्टीशन को लगाकर मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग जगहों का इंतज़ाम कर रखा था। बसीर खानज़ादा भी अब तक मर्दों वाली साइड पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा गप्पे हाँकने में मसरूफ़ था। यार मोरे से बोले कि अगर मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट नहीं करना तो मैं अंदर जाकर सो जाती हूँ, और इस बेशरम खानज़ादे से बोलो कि वो शादी किसी और से कर ले, या फिर जो दोस्तों के साथ खड़ा गप्पे हाँकने में मसरूफ़ है, इन्हीं में से किसी एक को पकड़ कर अभी के अभी इधर ही निकाह पढ़वा ले। जरीश खानज़ादी ने तपकर अनाया और ओरजला से कहा था। जरीश की बात सुनकर दोनों ने अपनी मुस्कुराहट को दबाया था। वाकई में ही बसीर खानज़ादा तो यहाँ पर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिछले 1 घंटे से जरीश इंतज़ार करते करते थक गई थी कि मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो, फिर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करके अपने कमरे में जा सके, लेकिन यहाँ तो इसका बेशर्म क्रैक दिमाग वाला खानज़ादा आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनाया ज़रा मोबाइल तो ला दो, मेरे कमरे में सोफ़े पर ही पड़ा है, जरीश ने इस बार तप कर अनाया की तरफ देखते हुए कहा, जो खुद भी मुस्कुराहट दबाने में मसरूफ़ थी। इसकी बात सुनती अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाती अगले ही पल फ़ौरन से हवेली के अंदर दाखिल हो गई थी। जहे नसीब क्या देख लिया मैंने, या अल्लाह, मुझे अपने गुनहगार आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने अपनी स्वीट सी ब्यूटीफुल सी वाइफ को देख लिया है। इतना तैयार होते हुए मुझे अपनी तैयारी दिखाए बगैर ही कमरे से भाग गई थी। अनाया जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर जाने ही वाली थी कि ऊपर से आते हुए मलियार खानज़ादा ने देखते हुए कहा था। मलियार खानज़ादा को देखकर अनाया के दिल ने एक बीट मिस की थी। मलियार खानज़ादा इस वक्त वाइट कलर के कुर्ते में मलबूस बालों को जल्द से सेट किए, खड़ी को कलाई की जीनत बनाए, ब्रांडेड शूज़ पहने, कुर्ते की आस्तीनों को कोने तक फोल्ड किए, जिसकी वजह से इसकी जिम की वजह से फूले हुई रगें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। वो इस वक्त वाइट कलर में अनाया खानज़ादी को बिल्कुल एक शहज़ादा मालूम हो रहा था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अनाया ने इसका ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए इसका ध्यान किसी और तरफ मबसूल करवाना चाहा। मैं तो बस वैसे ही कमरे में आया था अपना मोबाइल और पॉकेट उठाने, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इतना हसीन नज़ारा मिलेगा मुझे। मलियार खानज़ादा ने इसके पास पहुँचते इसकी कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हाइल करते उसे अपनी बाहों में लिए सीढ़ियों पे ही खड़ा हो चुका था। मलियार, क्या हो गया? कोई आ जाएगा, छोड़े मुझे।
अनाया ने इर्द गिर्द देखते हुए बौखलाते हुए अंदाज में इसकी कोहनियों पर हाथ रखते इसके बाहों के हसार से निकलना चाहा था। चुप करो, कोई भी नहीं आएगा। हमेशा ही कोई आ जाएगा की रट लगी होती है। तुम्हारी छुप कर दूर ना एक लगाऊंगा। अभी मलियार ने इसकी तरफ मसनूई सा घूरते हुए गुस्से से कहा था। अब आप मुझ पर हाथ उठाएंगे? अनाया खानजादी ने आंखें फाड़े हैरत से मलियार की तरफ देखते हुए कहा, साथ ही इसके बाजू पर चुटकी काटी थी। हाँ हाँ मेरी जान, मैं क्यों नहीं तुम पर हाथ उठाऊंगा। अपनी हरकतें देखो, अपने शौहर पर कोई हाथ उठाता है क्या? चुटकी क्यों काटी तुमने? मलियार खानजादा ने अपने बाजू को सहलाते हुए कहा था, लेकिन एक हाथ के हसार में अभी भी वो थी। मलियार खानजादा का मजबूत हाथ इसके पेट के गिर्द शाम की मानद लिपटा। उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, अपनी तारीफ तो सुनती जाओ। अनाया ने जाने की जल्दी मचाई तो मलियार खानजादा ने इसके माथे पर लब रखते हुए शिद्दत से उसे अपने सीने में भींचते सुकून महसूस किया था। साथ ही साथ जल्दी से चार कुल का विद करते हुए अनाया की नज़र उतार चुका था। अनाया बिल्कुल स्टिल इसकी नज़रों में ही देखते रोबोटिक अंदाज में खड़ी थी। सामने शहजादों सी आन बान रखने वाला वो शख्स इसके नसीब में आया था, जो हर बार इसकी नज़र उतारते वक्त कुरानी आयत का विद करता था। इससे भला वो खुश नसीबी क्या हो सकती है एक औरत के लिए कि इसका मर्द उसे इतनी इज्जत दे और उसे इतना चाहे। मलियार खानजादा तो हर वक्त उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता रहता था। इसके नखरे उठाना, इसकी हर बात में बच्चों की तरह इसका साथ देना और इसकी बातों को निहायत ही गौर से सुनना, चाहे वो बात इसके मालूमात में इजाफा करती हो या नहीं। लेकिन अनाया जब बोल रही हो तो मलियार खानजादा पर फ़र्ज था उसे सुनना। अब मैं जाऊं कमरे से? जरीश आपी का फ़ोन उठाना है, उन्हें देना है। अनाया ने धड़कते हुए दिल से कहा था। मलियार खानजादा की आंखों में लोट देते जज्बात को देखते हुए अनाया का नन्हा सा दिल कांप सा गया था। रुक जाओ, लेकिन पहले अपनी तारीफ तो सुनती जाओ, जो अभी मैंने अपने अंदाज में नहीं की, मलियार खानजादा ने कहा। साथ ही इसके मोमी से गाल पर अपने लब रखते कहा तो अनाया खानजादी इसके इतने से लम्स पर ही पूरी तरह से सुर्ख पड़ गई थी। प्लीज़ प्लीज़ छोड़े, कोई आ जाएगा, अनाया ने सिसकते हुए कहा तो मलियार खानजादा ने अपनी दाढ़ी की चुभन इसकी गर्दन पर महसूस करवाई और साथ ही उसे छोड़ दिया था। मलियार खानजादा ने अनाया को देखा, जो आंखें बंद किए लरसते हुए टांगों के साथ खड़ी अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में इसकी कमीज़ को जकड़ी खड़ी थी। मलियार खानजादा का दिल मज़ीद गुस्ताख होने का कर रहा था। भाग जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें खा जाऊँ मेरी जान। मलियार खानजादा ने शिद्दत से अपने सर्द लब अनाया के माथे पर रखते हुए उसे कहा तो अनाया ने अगले ही पल आंखें खोलते जल्दी से वहाँ से 9-2-11 हो गई थी। मलियार खानजादा भी मुस्कुराता इसकी पतली सी कमर को देखकर रह गया था, जो मिनट में ही वहाँ से गायब होती इसकी आंखों से ओझल हो गई थी। अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराते वो नीचे की तरफ बढ़ते मर्दों वाली साइड पर जाने के लिए निकल गया था। ये लें आपका फ़ोन, अनाया ने फ़ोन जरीश की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो जरीश ने जल्दी से मोबाइल ऑन करते कॉल लिस्ट में जाते हुए बसीर को कॉल मिलाई थी। उसे अब मैं सीधा करती हूँ, आता है कि नहीं? उर्जला की तरफ देखते हुए जरीश ने मोबाइल कान से लगाते कहा। मेहंदी के फंक्शन में आए सारे लोग ही इस खानजादी को देख रहे थे, जो घबराने या शर्माने के बजाय बेबाक बनती मोबाइल को अपने कान से लगाए अपने ही मियाँ को फ़ोन मिला रही थी कि वो मेहंदी की रस्म में आ क्यों नहीं रहा। यार, ये तो फ़ोन नहीं उठा रहा, लगता है इसकी पसंद ही नहीं है ये कि हमारी रुखसती कल हो। अब ऐसे है तो ऐसे ही सही, अगर मेरा बंदा इतना खर दिमाग है तो इसकी बंदी भी है। जरीश खानजादी स्टेज पर खड़ी हुई अपने भारी फ्रॉक को ठीक करते हुए इसने अपने दुपट्टे को भी ठीक से लिया और नायक की तरफ देखते हुए कहा कि जा मेरा बच्चा, भागकर अपने लाला के कमरे से इनकी एक वाइट या फिर ब्लैक कलर की शॉल लेके आना कि मैं अपने ऊपर ओढ़ सकूं। सभी हैरत से जरीश की तरफ देख रहे थे, क्या वो क्या करने का इरादा रखती है। अनाया भी मुंह खोले उसे देख रही थी। जरीश ने आंखें निकाल कर उसे यहाँ पर खड़े रहने की वजह पूछी तो अगले ही पल अनाया जल्दी से होश में आती हवेली के अंदर दोबारा से भागती अपनी लाला के कमरे से इनकी ब्लैक कलर की शॉल लाती वापस लॉन में स्टेज की तरफ आई थी। ये ले अनाया ने जरीश की तरफ शॉल बढ़ाई तो जरीश ने शॉल को अपने ऊपर ओढ़े अपने चेहरे को छुपाते खुद को पूरा इस शॉल में ढांप लिया था। जरीश, तुम कहाँ जा रही हो मेरा बच्चा? बैठो ना, अभी बसीर आ जाएगा, फिर इसके बाद तुम लोगों की मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट करते हैं।
नायला बेगम जल्दी से जरीश की तरफ बढ़ते उसे स्टेज से उतरते हुए कह रही थी, ओहो मोरे, फिक्र तो ना करें, मैं भी सिर्फ 5 मिनट में ही आपके क्रैक दिमाग वाले बेटे को लेकर आती हूँ। जरीश ने इनके सामने इनके बेटे को बेशरम बोलने से अपने मुंह को किस तरह से रोका था ये सिर्फ जरीश ही जानती थी, वरना इस वक्त तो वो उसे दिल में 100 बातें सुना रही थी। नहीं मेरी जान, तुम यहीं पर बैठो, हम फ़ोन कर लेंगे बसीर को, वो आ जाएंगे। नायला बेगम उसे किसी भी सूरत में मर्दों वाली साइड पर जाने ही नहीं देना चाह रही थी। भले इस वक्त जरीश के जिस्म का एक कोना भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अपने बेटे का पता था कि वो गुस्सा हो जाएगा। ओहो मोरे, कुछ नहीं होता, छोड़े तो सही, मैं पक्का वादा 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊंगी, वो भी आपके बेटे के साथ। जरीश खानजादी ने ज़बरदस्ती इनका हाथ अपने हाथ से छुड़ाते जल्दी से लॉन के इस हिस्से की तरफ बढ़ी थी जहाँ पर मर्द हजरात खड़े थे। बेसाख्ता ही दादी नायला बेगम और शुमाइला बेगम के हाथ अपने दिल पर गए थे। बसीर के गुस्से से वो लोग वाकिफ़ थे कि वो क्या कर सकता था। इस तरह से जरीश को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। सभी दम सादे अब जरीश की तरफ देख रहे थे, जो पार्टीशन के आखिरी कोने पर जाकर खड़ी अब अपने मोबाइल को दोबारा से कान से लगाए शायद बसीर को ही कॉल मिला रही थी। हाँ जी, आने का इरादा है या फिर मैं खुद आ जाऊँ? बस तुमने अगर ना करनी है तो मैंने वहाँ आकर सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर उधर ले आना है। फ़ोन दूसरी तरफ से जैसे ही बसीर खानज़ादा ने उठाया, हनाया ने गरजदार आवाज़ में घुराते हुए इससे पूछा था, अपनी वाइल्ड बीवी को इतने अग्रेसिव मूड में देखकर बसीर खानज़ादा के चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता किया था। उसे लगा था कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन पार्टीशन की तरफ देखते इसको खुद के शॉल में लिपटी जरीश नज़र आई, और वो जानता था कि इतनी हिम्मत सिर्फ जरीश में ही है कि इसके कमरे में जाकर इसकी शॉल को ओढ़ सके। अपने गिर्द बसीर खानज़ादा ने जल्दी से जर्द चेहरे के साथ इसकी तरफ देखा था, जो इसके सिर्फ ना और हाँ के इंतज़ार में थी। हाँ भाई कहो, यूं ही स्टैचू मूड में खड़े रहना है या फिर मैं खुद ही लेने आ जाऊँ, या फिर शराफत से आते हो? जरीश खानज़ादी ने इसे एक और धमकी लगाई, और इसकी धमकी को सुनते हुए बसीर खानज़ादा, जो सिर्फ उसे टीज़ करने की खातिर वहाँ पर जा नहीं रहा था, अगले ही पल जल्दी से मोबाइल को कट करते भागने के अंदाज में चलता वो औरतों की साइड पर आते जरीश का हाथ पकड़े स्टेज की तरफ लेकर जाना शुरू हो गया था। जरीश ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी और इसके हाथ से अपने हाथ को छुड़वाना चाहा था, लेकिन इसके हाथ पर बसीर खानज़ादा की गिरफ्त बहुत ही मजबूत थी, जो छुड़ाई नहीं छूट रही थी। अभी भी न आते, मैं आपको खुद ही लेने आ जाती, कम से कम लोगों को ये तो पता चल जाता कि आप अपनी शादी से तंग हैं। जरीश खानज़ादी ने बसीर की तरफ देखते हुए हल्की सी सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, तो बसीर ने अपनी सुर्ख होती खूनख्वार आंखों से इसकी तरफ देखा था। उसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि इसकी बीवी यह हरकत भी करेगी। वैसे तो हर बार ही जरीश उसे सरप्राइज़ करती थी, और इस बार उसे नए सिरे से सरप्राइज़ किया था। बसीर खानज़ादा का दिल बैठने के करीब था। अगर वो सारे दोस्तों के सामने, सारे मर्दों के सामने इस तरह इसके पास आकर इसका हाथ पकड़कर अपनी साइड पर ले जाती तो इसकी क्या इज़्ज़त रह जाती। उसे गुस्सा भी रच कर आ रहा था, जो जरीश खानज़ादी महसूस कर रही थी अपने हाथ पर रफ्ता रफ्ता बढ़ते इसकी गिरफ्त को देखकर। बैठो यहाँ पर शराफत से, मोरे रस्म शुरू करें। बसीर खानज़ादा ने जरीश खानज़ादी को एहतियात से सोफ़े पर बिठाते अपने मोरे की तरफ देखते हुए गुस्से को कंट्रोल करते हुए दबे दबे से आवाज़ में गुर्राते हुए कहा था। इसकी मोरे भी इसको गुस्से को देखते हुए जल्दी से ज़रम को अपनी तरफ आने का इशारा कर गई थी। ज़रम जरीश का सबसे बड़ा भाई था और सबसे पहले मेहंदी की रस्म करने का हक भी इसी का था। मेरी बच्ची, जल्दी से आओ और जाकर रस्म करो। ज़रम के साथ नायला बेगम ने जल्दी से मोहज़ला को भी मुखातिब किया था, जो एक तरफ बने सोफ़े पर रूहान के साथ बैठी अपनी ही बातें करने में मसरूफ़ थी। नायला बेगम की आवाज़ सुनते मुंह बसोरते हुए वो ज़रम की तरफ उठकर आ गई थी। ज़रम भी इसके बुझे से चेहरे को देखकर इसका हाथ अपने हाथों में पकड़े स्टेज की तरफ रवाना हो गया था। मोहज़ला ने 2 से 3 बार मज़ाहमत करते अपना हाथ इसे छुड़वाना चाहा था, लेकिन ज़रम की गिरफ्त मजबूत थी। ज़रम मोहज़ला का हाथ पकड़े स्टेज पर पहुंचा, फिर एक तरफ मेहंदी उठाकर ज़रा सी जरीश के हाथ में लगाई और साथ ही उसे मिठाई भी खिलाई थी, अपनी जेब से पैसे निकालते हुए इन दोनों पर बांटते हुए। ज़रम ने सामने से आते मुलाजिम को इशारा करके इन पैसों को इसके हवाले किया और साथ
मौज़ला को देखने लगा। मौज़ला ने भी बसीर को मिठाई खिलाई और ज़रीश की तरफ जैसे ही मिठाई खिलाने के लिए हाथ बढ़ाने लगी तो ज़रीश ने मिठाई के साथ साथ इसकी उंगली पर भी अपने दांतों को ज़ोर से काट डाला था। आह! मौज़ला ज़ोर से चीखती हुई अपना हाथ ज़रीश के दांतों से निकालकर अपनी उंगली को देखती हुई रो पड़ी थी। इसकी उंगली पूरी तरह से सुर्ख हो गई। भाई दांतों के निशान भी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे थे। ज़रीश उसे रोता देखकर खिलखिलाकर हंसी थी। आपी, ये देखे ज़रीश, आपी ने क्या किया? मौज़ला जल्दी से उर्ज़ला की तरफ देखते हुए बोली तो उर्ज़ला ने उसे अपने सीने से लगाकर ज़रीश को मसनूई सी आंखें दिखाई थी। दोबारा मेरी बहन को तुमने ऐसा किया या फिर इसके साथ ऐसी हरकत की तो ज़रीश तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। उर्ज़ला ने ज़रीश को मसनूई सा डांटते हुए कहा तो ज़रीश ने भी अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाकर ऐसा तासुर दिया कि जैसे वो इसकी डांट से डर गई हो। आपी, अब ज़रीश आपी को मत डांटे, अभी इनकी शादी हो रही है ना। मौज़ला ने मासूमियत से उर्ज़ला के सीने से सर उठाकर उर्ज़ला की तरफ देखा और फिर ज़रीश की तरफ भी देखा था। ज़रीश और उर्ज़ला को बेसाख्ता ही मौज़ला पर टूट कर प्यार आया था, तो उसकी गलती होने के बावजूद भी उसे डांटने से मना कर रही थी। ज़रम के चेहरे पर भी इसकी मासूमियत को देखते हुए मुस्कुराहट फैली थी और साथ अफसोस भी हुआ था कि जिस तरह वो अपनी बहन के सीने से लगी। अपनी चोट का रोना रो रही है तो इसके सीने से भी तो लग सकती थी ना। चलो बच्चियों, जल्दी करो, ज़रीश थक गई है, जल्दी से एक एक करके रस्म करो। फिर ज़रीश ने कमरे में जाकर आराम करना है। नायला बेगम ने अपनी खूबसूरत सी बेटी को देखते हुए कहा, जो बैठे बैठे थक चुकी थी और इसके चेहरे पर साफ थकन के असरात वाज़ेह नज़र आ रहे थे। फिर सबने एक एक करके ही जल्दी से ज़रीश को मेहंदी लगाई और मेहंदी की रस्म होने के बाद बसीर खानज़ादा वैसे ही सड़े हुए मुँह के साथ उठा और अपने दोस्तों के साथ दोबारा से जा चुका था। ज़रीश खानज़ादी इसकी पीठ को घूर कर रह गई थी, जिसने अच्छे खासे मेहंदी के फंक्शन का बेड़ा ख़राब कर दिया था। मोरे, आपने देखा ना अपने बेटे को, किस तरह से मेरी मेहंदी का फंक्शन ख़राब कर लिया। अब सड़ा हुआ मुँह भी ये बना रहे हैं। ज़रीश ने बसीर को जाते हुए देखा तो ऊँची आवाज़ में उसे सुनाने के लिए कहा था। बसीर खानज़ादा इसकी बात को इग्नोर करते हुए दोस्तों के पास चला गया था। वो तो उसे कमरे में अकेला पाकर अच्छे से सबक सिखाने का इरादा रखता था। सरम खानज़ादा की नज़र तो बस मर्ज़ला पर ही टिकी हुई थी, जो सोफ़े पर बैठी लापरवाही से दुपट्टे को गले से निकाल कर बैठी हुई थी। इसके सुर्ख सी गर्दन को देखते ज़रम कुछ परेशान भी हुआ, क्योंकि इसकी पूरी सैंडल्स भी चाहिए और साथ ही साथ ज्वेलरी वगैरह भी चाहिए। अगर हो सके तो ऑफ़िस की किसी फीमेल स्टाफ से मदद ले लेना, लेकिन रुखसती कल है और वलीमे के लिए सबके हिसाब से मुझे 5 से 6 ड्रेसेस आज सवात में चाहिए। मेरा क्रेडिट कार्ड कर लेना। सरम ने अपने मैनेजर से कहा और मैनेजर का हाँ में जवाब सुनते वो फ़ोन को बंद कर चुका था। अब इसका दिल पुरसुकून था कि कम से कम इसकी लिटिल फेरी को कंफर्टेबल कपड़े तो मिलेंगे। अनकंफर्टेबल तो वो नहीं होगी, क्या पता इसकी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाए इस तरह से। सरम ने गहरी सांस भरी और साथ ही अब मर्दों वाली साइड पर चला गया था। वो तो सिर्फ ज़रीश को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए आया था। अब ज़रीश जब कंफर्टेबल थी तो वो खुद ही दूसरी तरफ जाके कामों में मसरूफ़ हो गया था, लेकिन इसका ध्यान अभी भी अपने बेटे और बीवी की तरफ ही था, जो दोनों ही इससे मुँह फुलाए दूर दूर से नाराज़गी का आंसर दे रहे थे। सरम खानज़ादा तफसील से उन्हें मनाने का इरादा रखता था, लेकिन अभी इस वक्त फ़िलहाल वो कामों में मसरूफ़ था, इसलिए वो इन दोनों को टाइम नहीं दे पा रहा था। जानता था कि दोनों की चीज़ें भी ख़त्म हो गई होंगी और दोनों ने बाहर जाने की ज़िद भी ज़रूर करनी थी। जैसे ही मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होने वाला था, वो इन दोनों के पास ज़रूर जाने का इरादा रखता था। एक मुलाकात तो अरेंज करो, मैं तुम्हें बताऊं कि किस तरह से तुम मर्दों की तरफ आकर मुझे धमकी दे सकती हो या फिर मुझे लेने आ सकती हो। बसीर खानज़ादा ने अपने मोबाइल से ज़रीश खानज़ादी को मैसेज करते हुए कहा था। ओहो ज़हे नसीब, अब आपको मुलाकात चाहिए? बिल्कुल भी मुलाकात नहीं करूँगी मैं आपसे, दूर दूर से ही देखिए। कल रुखसती है, कल ही मिल लीजिएगा और कल ही सारे हिसाब एक साथ ही बेबाक कर लीजिएगा। ज़रीश खानज़ादी ने भी अपनी तरफ से बेबाक सा रिप्लाई करते हुए टाइप करके बसीर को मैसेज भेजा था। तुम्हारी तो तुम मिलो मुझसे, एक बार फिर देखो कैसे चीखें निकलवाता हूँ मैं तुम्हारी। बसीर खानज़ादा ने बेबाकी से कहते आंख विंग करने वाला इमोजी भी साथ में भेजा था, तो दूसरी तरफ ज़रीश के गाल तपकर लाल अंगारे की मानंद हो गए थे।
दूर दूर रहना है आपने मुझसे, जब तक रुखसती नहीं हो जाती। पास भी आए तो मोरे से कह दूंगी। सरीश खानजादी ने भी दोबारा से खुद की सांसों को बहाल करते हुए बसीर से कहा था, मेरी जान, एक बार मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो लेने दो, फिर मैं सारे हिसाब आकर तुम्हारे साथ बेबाक करूँगा। एक बार बस मेहंदी का फंक्शन एंड होने दो, फिर मैं देखूँगा तुम्हें कि तुम किस तरह से मुझे धमकियाँ देती हो। बसीर खानज़ादा रिलैक्स होकर अब सोफे पर बैठा अपने दोस्तों के साथ बातें करने में मसरूफ़ हो गया था। सरीश ने भी दूसरी तरफ से जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। बेपरवाही से फ़ोन को बंद करते हुए सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुश्किल ये थी कि जो होगा वो वक्त पर देखा भी तो नहीं जाता हमसे। आज रुखसती का दिन था। बसीर खानज़ादा अपने कमरे में खड़ा ड्रेसिंग के सामने अपने आप को शेरवानी में मलबूस देख रहा था, बालों को जेल से सजाए, हाथ की उभरी हुई रगों को बसीर खानज़ादा ने स्लीव्स चढ़ाकर कवर कर लिया था। आज तो इसका दिल अलग ही लय पर धड़क रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अपने धड़कते हुए दिल को किस तरह से संभाले। जिस लड़की को हमेशा से बचपन से नफ़रत का निशाना बनाता आया था, आज उसी लड़की को अपनाने जा रहा था पूरे दिलो जान के साथ। दिल का धड़कना, हाथों में बार बार पसीने आना। पसीने को अपनी पेशानी से साफ़ करते बसीर खानज़ादा ने ड्रेसिंग के पास से कॉम्ब उठाते अपने बालों को जेल की मदद से सेट किया और साथ ही अपना फ़ोन उठाते वो अपने कमरे से बाहर निकल आया था। कल रात मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद इसने लाख कोशिशें की थी कि सरीश के कमरे में जाने की और उसे सबक सिखाने की, लेकिन वो हर तरह से नाकाम हो गया था, क्योंकि कमरे में अनाया और उजला और मोहसला डेरा लगाकर सरीश के साथ ही रात गुजारने आ गई थी। वो जानता था कि ये प्लान भी इसकी शरारती बीवी का ही होगा। उसे तो तरस सिर्फ और सिर्फ मलियार खानज़ादा पर आ रहा था, जो बुलाया बुलाया सा फिरता अनाया को मिस कर रहा था। सारी रात इसने जाग कर गुजार दी थी, क्योंकि उसे अपनी जान को बाहों के बगैर भला नींद कैसे आती। इसलिए बसीर के साथ साथ पूरी रात इसने भी जाग कर ही गुजारी थी। रात तो इसने किसी तरह से गुजारा कर ही लिया था, लेकिन आज वो बिल्कुल भी सरीश को खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। आने वाले वक्त के बारे में सोचकर बसीर खानज़ादा ने मुस्कुरा कर अपने बालों में हाथ फेरा और दूर से ही आरिश लाला को अपनी तरफ आता देखकर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को संजीदा से बनाते अब इनको अपनी तरफ आता देख रहा था। दूसरी तरफ सरीश खानज़ादी का भी हाल बसीर खानज़ादा से मुख्तलिफ न था और इसका दिल भी धड़कता हुआ बाहर आने की कोशिशों में था। बार बार पेट में तितलियाँ सी उड़ती महसूस हो रही थी। हाथों की हथेलियाँ पसीने से बिल्कुल नम हो चुकी थी, चाहे वो जितनी भी बोल्ड बन जाती और जितना ही खुद के दिल को संभाल कर रखती। लेकिन ये दिन तो सारी ही लड़कियों के लिए मुश्किल साबित होता है। बेशक वो अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर नहीं जा रही, लेकिन फिर भी डर तो था बसीर खानज़ादा के मुँह ज़ोर जज्बात से ख़ुद को बचाने के लिए वो किस तरह से कोशिश करती, समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वैसे भी कोशिश करना बेकार थी, वो कुछ भी कर लेती। बसीर खानज़ादा तो आज अपना हक इसे लेकर ही रहता। भारी रेड कलर का फ्रॉक पहने, दुपट्टे को खालिस दुल्हन वाले तरीके से सजाए, ज्वेलरी पहने, डार्क सी रेड कलर की लिपस्टिक लगाए, डिसेंट सा आई मेकअप किए, ब्लश ऑन लगाया। इस वक्त वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। इसका कद तो वैसे ही लंबा था और हील पहनकर मज़ीद ऊंची लग रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं? पीछे मुड़कर अनाया और उजला और महसला की तरफ देखते हुए सरीश खानज़ादी ने खुद के कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहा था। वो सबके सामने बिल्कुल भी ऐसा तासुर नहीं देना चाहती थी कि अंदर से घबराई हुई है, लेकिन घबराहट तो उसे हो रही थी। दिल डूब कर उभर रहा था। बहुत ही प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। औरसला ने आगे बढ़ते हुए इसके माथे पर बिंदिया को ठीक करते हुए कहा था। वो खुद भी इस वक्त रेड कलर की फ्रॉक में मलबूस प्यारी प्यारी सी निखरे निखरे चेहरे के साथ इधर से उधर घूमती हुई बेइंतहा प्यारी लग रही थी। मौसला भी हल्के से ब्राउन कलर के शॉर्ट फ्रॉक और पजामा पहने, दुपट्टे को साइड कंधे पर लटकाए, कंफर्टेबल से ड्रेस में, बालों को पोनीटेल में कैद किए, आज भी मेकअप से पाक साफ चेहरा लिए सोफे पर बैठी अपनी आप ही के मोबाइल में गेम खेलने में मसरूफ़ थी। अनाया ने भी इसकी तरफ बढ़ते इसे कंधे पर अपना सर रखा था। अनाया भी खूबसूरत सी मलियार खानज़ादा की जिद से इसकी तरफ से दिलाई हुई ब्लैक साड़ी में मलबूस, बाल खोले, मासूम मासूम सी आसमान से उतरी हुई हूर मालूम हो रही थी। आपी, अब आप पराई हो जाएंगी ना? अनाया ने आंखें मींचते हुए मुस्कुराहट दबाते हुए जरीश को तंग करते कहा था।
नहीं मेरी जान, मैं अब पराई बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे लाला के साथ रिश्ता होने की वजह से मैं तुम्हारी और भी सगी हो गई हूँ। कि वो जरीश खानजादी भी भला कहाँ कम थी अनाया जो ये सोचे हुए। इस तरह जवाब देते देखकर इसका कहकहा कमरे में बुलंद हुआ था। साथ ही ओरजला और महजला के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ने अहाता किया था। आ जाओ चारों गर्ल्स, प्यारी प्यारी सेल्फीज बनाते हैं। अपने अपने वाले को तड़पाना भी तो है। जरीश ने तीनों की तरफ देखते कहा तो इन तीनों ने ही जल्दी से अपने आप को मिरर में देखते हुए सेट करती अब जरीश के हाथ में पकड़े मोबाइल में चारों देखती हुई तरह तरह के पोज बनाते सेल्फीज लेने में मसरूफ़ थी। चलो इतनी सारी सेल्फियाँ हो गई, अब एक और काम करते हैं। अनाया सबसे पहले वहाँ पर जाकर तुम खड़ी हो जाओ, ताकि मैं एक तुम्हारी अकेली सेल्फी बनाकर तुम्हारे मियाँ जी को तड़पा सकूँ। वैसे भी शादी तो मेरी हो रही है, लेकिन तंग करना मुझ पर अभी भी सब पर फ़र्ज़ है। जरीश ने अनाया से कहा तो अनाया भी जल्दी से भागकर दीवार के सामने खड़ी होती, खूबसूरत सा पोज बनाए, साड़ी को अपने कंधों पर लटकाए, बालों को एक सिरे से अपने एक कंधे पर डाले, बाकी बालों को कमर पे पीछे छोड़े। जरीश खानजादी के मोबाइल में पिक्चर क्लिक करवा रही थी। लो जी, तुम्हारी प्यारी सी पिक्चर मैंने तुम्हारे मियाँ जी को भेज दी है। अब ओरजला की बारी, चलो जाओ तुम भी वहाँ पर। जरीश ने अब ओरजला की तरफ देखते हुए कहा तो ओरजला ने भी शरारत सी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाते, साइड पोज बनाते, जरीश के मोबाइल में पिक्चर क्लिक करवाते, अपने मियाँ जी को भी थोड़े से तड़पाने का इरादा करते, उसे पिक्चर भिजवाई थी। अब मेरी भाभी जी की बारी है। अब मैंने मोहज़ला की पिक्चर अपने लाला को भी तो तड़पाना है। जरीश खानजादी ने मोहज़ला की तरफ शरारत भरे मुस्कान से देखते कहा तो मोहज़ला ने नफ़ी में सर हिलाते पिक्चर लेने से मना कर दिया। वो तो जन्म से नाराज़ थी, तो उसे पिक्चर क्यों भिजवाती अपनी। मैंने पिक्चर बिल्कुल भी नहीं लेनी, मैं और रूहान नाराज़ है खड़ूस से। मोहज़ला ने नाक चढ़ाते हुए कहा। उसे कहाँ मालूम था कि जरीश शरारत पर आमादा होते वीडियो को ऑन किए हुए इसके क्यूट से एक्सप्रेशन साथ ही साथ इसके बोले हुए अल्फाजों को वीडियो में कैद करती अपने लाला को भेज चुकी थी। और अनाया ने भी अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। जरीश की शरारत वो देख चुकी थी, लेकिन मोहज़ला ने बिल्कुल भी इसकी हरकत को नोट नहीं किया था, क्योंकि इसका सर अभी भी हनूज मोबाइल पर झुका गेम खेलने में ही मसरूफ़ था। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब सबने अपने अपने मियाँ को तड़पाना है, तो मैं भी अपनी खूबसूरत सी पिक्चर भेजकर अपने फेस को हिडन करके अपने मियाँ जी को तड़पाती। लो अनाया, तो मेरी जल्दी से प्यारी सी खूबसूरत सी पिक्चर निकालो। जरीश ने अपनी हैजल आंखों को पटपटाते हुए मासूमियत से भरपूर लहजे में कहते अनाया और औरजा से कहते इन दोनों को कहका लगाने पर मजबूर किया था। मौसला अपनी ही दुनिया में गुम, इन लोगों की बातों को समझ ही नहीं पा रही थी। इन लोगों की सारी बातें इसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। जरीश ने साइड पर खड़े होते अपने दोनों मेहंदी और रेड कलर के चूड़ियों से भरे हाथों से अपने फेस को छुपाते हुए अपनी पूरी ड्रेस की पिक्चर बनवाते बशीर खानज़ादा को सेंड की थी। चलो जी, मेरी तरफ से तो काम डन हो गया। अब देखते हैं कि किसके मियाँ जी ज़्यादा तड़पते हुए कमरे में दाखिल होते हैं। अपनी वाली को बेकरारी से ढूंढते हैं। जरीश खानज़ादी ने सोफ़े पर मोहज़ला के साथ बैठते हुए कहा था, ये तुम क्या कर रही हो? हर वक्त बच्चों की तरह गेम में मसरूफ़ रहती हो। अपने शौहर पर ध्यान दो। अगर किसी दूसरी लड़की ने उन्हें अपने जाल और मासूमियत में फंसा लिया तो। जरीश खानज़ादी ने जानबूझकर इसके हाथ से मोबाइल को छीनते हुए कहा तो मोहज़ला ने इसकी बात पर कान धरे बगैर ही मोबाइल वापस इसके हाथ से लेकर गेम में मसरूफ़ हो गई थी। और जरीश खानज़ादी मुंह खोले उसे देख रही थी, जिसको अपने मियाँ की परवाह ही नहीं थी और ना ही वो जेलसी फील कर रही थी। यार कुछ खाने के लिए ले आओ। जानती हूँ कि ब्राइड हूँ, लेकिन मैंने रोज़ा तो नहीं रखा, सुबह से भूखा रखा हुआ है। जाओ जाकर मेरे होने वाले दूल्हे जी को बताओ कि इनकी ब्राइड को भूख लग रही है और इस वक्त मुझे मज़ेदार सी स्पाइसी बिरयानी और कबाब और ब्रोस्ट खाने का दिल कर रहा है। जरीश खानज़ादी ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा तो अनाया और ओरजा ने मुस्कुराहट को दबाते हुए हाँ में सर हिलाते कमरे से निकल गई थी, ताकि वो इनकी क्यूट सी ब्राइड को खाने के लिए कुछ दे सके। यार मुझसे बातें ही कर लो कम से कम। अभी जरीश का जुमला कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि जरम इसके कमरे में दाखिल हुआ और सबसे पहली नज़र ही इसकी मोहज़ला की तरफ उठी थी। वीडियो को देखते हुए इसका दिल बुरी तरह से धड़का था।
इसकी छोटी सी बीवी उसे अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी, वो भी इतनी क्यूट से अंदाज में। यहाँ इसका तड़पना तो एकदम जायज़ था। लाला, आप यहाँ मेरे लिए आए हैं ना? जरीश खानजादी ने मासूमियत से आंखें पटपटाकर जरम लाला की नज़र मौहज़ला पर ही टिके हुए देखता पाया तो जल्दी से उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। नहीं गुड़िया, फ़िलहाल तो मैं अपनी नाराज़ बीवी को मनाने आया हूँ। जरम खानज़ादा भी किसी से कम था क्या? भला जरीश को खुद को तंग करता देखकर जरम ने भी साफ साफ अंदाज में बताया था। शुक्र था कि कमरे में ओरजला और अनाया नहीं थी, सिर्फ इसकी बहन ही थी और बहन के सामने वो अपनी बीवी को ही मना सकता था। देख ले लाला, बीवी के आने पर आप बदल गए हैं और अब ये भी नहीं सोच रहे कि आज आपकी इकलौती लाडली बहन रुखसत होकर दूसरे कमरे में जा रही है। अभी भी आपको अपनी बीवी की ही पड़ी है, जरीश खानजादी ने नरूठेपन से कहते हुए अपने दोनों टांगों को सोफे पर फैलाते हुए रिलैक्स अंदाज में बैठी थी। जरीश खानजादी की इस तरह इकलौती बहन बोलने पर जरम खानजादा के जहन के पर्दे में गुल का मासूम सा चेहरा नुमाया हुआ था और दुख से आंखों को बंद करते हुए अजियत से इसकी आंखें सुर्ख हो गईं। जैसे ही जरीश की शादी से ही वो फ्री होता, सबसे पहले वो बरलास से बात करने वाला था। किसने गुल के वार्डन से बात की थी या फिर नहीं, इसका तो वैसे ही दिल अंदर से धड़कता था उसे देखकर कि वो उसकी बहन ही है, लेकिन फिर भी एक बार उसे कन्फर्म तो ज़रूर करना होगा। चले लाला, अब मनाएं अपनी छोटी सी बीवी को, जिसके नखरे ही इतने हैं कि पिक्चर भी नहीं बनवा रही थी। जरीश ने अपने लाला की आंखों में अजियत को तैरता देखकर जल्दी से इनका ध्यान मौहज़ला की तरफ दिलाया था। मौहज़ला जरम की मौजूदगी कमरे में पाकर धड़कते हुए दिल के साथ लापरवाही से अभी भी जरम की तरफ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी, जो शादी की तैयारियों में उसे भूल गया था। यार, अपनी लिटिल फैरी को मैं यहाँ पर ऐसे तो नहीं मना सकता, वैसे भी ऐसे बैठकर बिल्कुल भी नहीं मानेगी, इसे तो मेरी गोद की आदत है, ये मेरी गोद में बैठकर ही खुद ब खुद मान जाएगी। जरम खानज़ादा ने भी बाकी से इसकी तरफ देखते हुए खुद से बड़बड़ाते कहा था। बहन के सामने अब इतनी शर्म और लिहाज तो वो रख ही सकता था कि अपनी बीवी को कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकता था। ऐसे भी बहन और भाई का रिश्ता बहुत एहतराम का होता है और वो अपने और जरीश के बीच इस एहतराम को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहता था। इसकी बात सुनकर मौहज़ला ने बुरी तरह से सुर्ख पड़ते वो गुस्से से घूरते जरम की तरफ देखती थी, जिसे अपनी बहन का भी होश नहीं था कि वो भी यहीं पर मौजूद है। मैं ज़रा गैलरी की तरफ जाती हूँ, मैंने अपनी रोशनी में तस्वीरें बनानी है, जरीश ने जल्दी से कहा और बेड से अपना मोबाइल उठाते हुए वो कमरे से मुंसलिक गैलरी में निकल गई थी। लेकिन जाने से पहले गैलरी का दरवाज़ा लॉक करना बिल्कुल भी ना भूली थी, ताकि वो दोनों रिलैक्स होकर बात कर सके। क्यों नाराज़ हो? अभी सरम ने अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि अनाया और ओरजला कमरे में दाखिल हुई। अनाया के हाथ में खाने की ट्रे को देखकर सरम को लगा शायद मौसला को भूख लगी होगी, लेकिन जरीश ने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो खुद भी गैलरी से निकलकर कमरे में दाखिल हो गई थी और अनाया के हाथ से खाने की ट्रे लेकर बेड पर बैठी अब खाना खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। जानती थी कि अब ओरजला और अनाया की मौजूदगी में इसका भाई मौहज़ला से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएगा। गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते अब दोबारा से उठा और बाहर जाने के लिए वो उठने ही वाला था कि ओरजला ने मौहज़ला के चेहरे पर नाराज़गी और जरम के चेहरे पर मनाने की बेबसी को महसूस किया था। जाओ, लाला के साथ बाहर जाओ, हो सकता है उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जाओ इनके पास। शाबाश। ओरजला ने जरम के कमरे से निकलने से पहले ही मौहज़ला को मुखातिब करते हुए कहा तो मौहज़ला ने निरूठेपन से फूले हुए मुंह के साथ अपनी आपी की तरफ देखा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना? बोले आपी। इसे अपनी आपी से बात किए बगैर ही जरम की तरफ देखते हुए कहा तो जरम ने बेसाख्ता ही हाँ में सर हिलाया था कि उसे बाहर काम है इससे, इसलिए वो इसके साथ बाहर आए। मौसला मुंह खोले जरम की तरफ भी मज़ीद नाराज़गी से देखने लगी। उसे तो पता था कि जरम इसकी नाराज़गी को देखकर इसको अपने साथ बाहर लेके नहीं जाएगा, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी? अपनी आपी की बात तो बिल्कुल भी नहीं जुटला सकती थी, इसीलिए लाचार होकर वो जरम के साथ बाहर आ गई थी। जरम ने इसका छोटा सा हाथ अपने मजबूत हाथ पे पकड़ते हुए अपने कमरे की तरफ लेकर चला गया था। कमरे के अंदर दाखिल होकर दरवाजे को लॉक करते जरम ने मौहज़ला का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए इसके माथे पर अकीदत से बोसा दिया था। क्या बात है लिटिल फेरी, क्यों नाराज़ हो गई हो? आई एम रियली सॉरी, जो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था तुम्हारी शॉपिंग का और फंक्शन की तैयारियों में भी इतना बिजी हो गया था
कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। आई एम रियली सॉरी। मौजला के कुछ बोलने से पहले ही ज़रम खानज़ादा ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए इसके दोनों कानों को पकड़ते हुए सॉरी कहा था। ये कोई ऐसे सॉरी बोलता है? गलती आपकी है, मेरी नहीं, इसलिए अपने कान पकड़े, मेरे नहीं। मौजला ने गुस्से से अपनी छोटी सी नाक को मज़ीद फुलाते हुए ज़रम को देखते हुए कहा था। इस वक्त ज़रम को अपनी छोटी सी बीवी पर जी भर कर प्यार आया था। इसकी छोटी सी नाक जो गुस्से से सुर्ख हुई पड़ी थी। ज़रम का दिल चाहा कि अपने दांतों तले इसकी प्यारी सी सुर्ख सुर्ख सी नाक को दबा दबा कर उसे महसूस करे, लेकिन वो उसे मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकता था, इसलिए अपने दिल के इस ख्वाहिश को दिल में ही दबा दिया गया। ओके ओके, मैं अपने कान पकड़ लेता हूँ, लेकिन नाराज़ ना हूँ। ज़रम ने जल्दी से इसके कानों को छोड़ते हुए अपने कान पकड़े। सॉरी कहा तो मौजला अभी भी नहीं मानी थी और मुंह फुलाकर वह रुख पलट गई थी। मेरी जान, मान जाओ ना, फिर तुम्हें और रूहान को बहुत सारी चीज़ें भी तो ला दिलाऊंगा। मैं बेकरी लेकर जाऊंगा, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी दिलाऊंगा, चॉकलेट्स, लेस, जूसेस, कुछ भी लेना हो सब कुछ ले लेना। अपना क्रेडिट कार्ड तुम्हें दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ मान जाओ मेरी ब्यूटी। सरम ने इस बार इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए इसके कंधे पर अपने दोनों हाथों को जमाते उसे मनाना चाहा था। पक्का आप ये सब करेंगे ना? बाद में अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे? मौजला ने ज़रम की तरफ देखते हुए कहा था। इसकी तो आंखें ही चमक उठी थी इतनी सारी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करते। हाँ हाँ पक्का। ज़रम ने जल्दी से ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाते अपना पॉकेट निकालते अपना क्रेडिट कार्ड मौजला के हाथ में थमाया था। अब आइंदा से कभी भी घर में फंक्शन हो, मैं बिज़ी हूँ तो तुम खुद आकर मुझे बताओगी हक से कि आपने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई। मैं सारे काम छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें शॉपिंग करवाऊँगा, ठीक है मेरी जान? इस तरह से कमरे में बैठकर रोने से कुछ भी नहीं होगा। आगे से नाराज़ नहीं होना अपने मासूम से जौहर से, बल्कि अगर लड़ना झगड़ना मुझसे, अपना हक जताना, मुझे कहना कि आपने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, ठीक है? ज़रम खानज़ादा ने और इसके फूले फूले सफ़ेद से गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा था। ओके चलें, ठीक है फ्रेंड्स, नाराज़गी ख़त्म और आपका सॉरी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मौजला ने मासूमियत से क्रेडिट कार्ड को देखते हुए अपनी हथेली में दबाते ज़रम की तरफ देखते हुए कहा था। शुक्र है कि मेरी मासूम सी बीवी मान गई, वरना मेरी तो सांसें ही अटकी हुई थी कि पता नहीं कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊंगा। ज़रम ने इस बार अपना चेहरा अब इसकी गर्दन में छुपाते कहा था। मौजला की सांसें बुरी तरह से धड़कने लग गई थी। इसका दिल धड़कता धड़कता बाहर आने की कोशिशों में था। मौजला ने इसके कंधे पर हाथ रखे उसे पीछे करना चाहा, लेकिन ज़रम ने अपने बियर्ड्स इसकी गर्दन पर रगड़ते इसकी पूरी गर्दन को सुर्ख कर डाला था। ज़रम प्लीज़ पीछे हो जाएं। मौजला ने लड़खड़ाते लहजे में उसे खुद से दूर करना चाहा, तो ज़रम भी दूर होते इसका अक्स ड्रेसिंग मिरर की तरफ करते इसके पीछे खड़े होते। जल्दी से अपना आईफोन निकालते हुए दोनों की खूबसूरत खूबसूरत सी पिक्चर्स बनाने लगा। किसी एक पिक्चर में ज़रम ने इसकी गर्दन में चेहरा छुपाया हुआ था, कभी कंधे पर, कभी इसके गाल पर किस करते, कभी इसके बालों में अपना चेहरा छुपाते। ज़रम उसे टीज़ करते हुए तरह तरह की तस्वीरें बनाता अपने मोबाइल में इस खूबसूरत से यादगार लम्हे को सेव करता जा रहा था। बस बस करें ना प्लीज़, मौजला ने मिनमिनाते हुए कहा था। इसकी बेबाकियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ओके ओके मेरी जान, अब रोने ना लग जाना। जाओ जाकर जहाँ पार्लर वाली है तो अपना मेकअप करवाओ। फैरी ज़रम ने इसकी तरफ इल्तिजाइया नज़रों से देखते हुए कहा था। ठीक है। मौजला ने घबराते हुए हाँ में सर हिलाते कमरे से बस निकलना चाहा था। ज़रम ने भी मुस्कुराकर इसका हाथ पकड़े और ज़रिश के कमरे के बाहर छोड़ता वो खुद भी बाहर की तरफ इंतज़ामात देखने चला गया था। चलो चलो जल्दी करो भाई, स्टेज पर भी तो जाना है। अब ऐसा करें कि मौजला को तैयार होकर स्टेज की तरफ भेज दीजिएगा। ठीक है। अनाया ने जल्दी मचाई तो ओर्जला ने पार्लर वाली की तरफ देखते हुए कहा, तो पार्लर वाली ने भी हाँ में सर हिलाते कहा कि बस 2 मिनट आप लोग इंतज़ार कर लें, मैं इनको भी तैयार कर चुकी हूँ। तो मेरी प्यारी रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।